हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए चैप्टर पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। क्लास 10th के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस चैप्टर में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट इन तीनों वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। लेट्स बिगिन विथ जेंडर डिवीजन। चलिए जेंडर डिवीजन से शुरू करते हैं। लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उस पर शुरू करते हैं। दिस इज ए फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज रेयरली रिकॉग्नाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। यह उस तरीके का एक विभाजन है, उस तरीके का एक भेदभाव है जो हम हर जगह देख सकते हैं। हम हमारी सोसाइटी में हर जगह देख सकते हैं। नो डाउट हर जगह हमें सेक्स के आधार पे, जेंडर के आधार पे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो उसमें भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। हमें पता है कि इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है। इंडिया की लिटरेसी रेट है वो 73 है। ओवरऑल कितनी है? 73%। मतलब कि जो 100 आदमी हैं उनमें से 73 जो हमारे जो पब्लिक है वो लिटरेट है, ठीक है, वो पढ़ लिख सकते हैं। लेकिन उनमें वीमन कितनी है? उनमें वीमन है 64.6 आई थिंक। और जबकि मेल कितने हैं? मेल है वो 80 हैं। तो ये जो 80 में और 64 में कितना बड़ा डिफरेंस है, इससे ये पता चलता है कि महिलाओं को, वीमन को एजुकेशन का अधिकार है वो इतना नहीं मिलता जितना मेल को मिलता है। और किसी भी तरीके की आप बात कर सकते हो, आप देख सकते हो कि वो जो काम करते हैं उनको उतने पैसे नहीं मिलते उस काम करने के जितने एक मेल को मिलते हैं। फीमेल को उतने नहीं मिलते। उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती। घर से बाहर घूमते हुए अगर कोई लड़का घर अगर रात को 10-11 बजे आता है तो इट डजेंट मैटर, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, वीमेन के लिए ये भी लिमिटेशंस हैं, हर तरह की लिमिटेशंस हैं। उनको सोशली तौर पे वो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में इतना सिक्योर फील नहीं करती। तो उनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस है, उन पे हम बात भी करते हैं, हम सबको पता भी है। लेकिन जब बात करते हैं पॉलिटिकली, इन चीज़ों पे कभी डिस्कस नहीं हुआ। द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। ऐसा लगता है जो महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है ना, वो तो प्राकृतिक है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। इट टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, अनचेंजेबल नहीं है। हाउएवर इट्स नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। ये बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। बायोलॉजिकली जो डिफरेंसेस है उनकी बात नहीं हो रही। ये किस पे बेस्ड है? सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। सोशल एक्सपेक्टेशन, हमारी एक मेल से और एक फीमेल से हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो अलग अलग हैं। तो उन चीज़ों को, ये हमारे माइंड सेट पे डिपेंड करता है। हमारा माइंड सेट है वो इन चीज़ों को बदल सकता है। और स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होता है? एक पूर्वाग्रह, एक सोच, प्रिजुडिस। जब हम किसी के मामले में, किसी पर्सन के या किसी व्यक्ति या किसी कम्युनिटी के बारे में हम एक आइडियोलॉजी हमारी बना लेते हैं, एक माइंड सेट हमारा सेट हो जाता है जिसको हम बहुत मुश्किल से बदल सकते हैं, बदल नहीं सकते, तो वो एक स्टीरियोटाइप है। उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हम उस चीज़ को ऐसा मानते हैं। चलिए देखते हैं। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is house work and bringing up children. लड़कों और लड़कियों को जब वो पैदा होते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अप, बड़ा होना, लालन पालन करना, ब्रॉट अप। जब वो बड़े होते हैं, जब वो अपनी एज से, जब वो बच्चे से बड़े होते हैं, तो उनको ये सिखाया जाता है, ये समझाया जाता है कि लड़की का, महिलाओं का मेन काम क्या है? घर संभालना और बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन ए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। जो हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं, मतलब काम को किस तरीके से बांटा गया है कि ये काम आदमी का है, ये काम औरत का है, ये मेल का है, ये फीमेल का है। ये जो इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, काम को लिंग के आधार पर बांट देना, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये हम देख सकते हैं इन मोस्ट फैमिली, ज़्यादातर परिवार में ये चीज़ें होती है। वीमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। महिलाएं हैं वो घर पे काम करती है, कुकिंग करना, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, टेलरिंग का काम करना, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों का ध्यान रखना, ये सारे काम करते हैं। एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। और घर के बाहर के काम में वो पुरुष करते हैं। वो कौन करते हैं? आदमी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम है वो महिलाओं के, नहीं। अगर इन काम का पैसे मिले तो ये काम आदमी भी करते हैं। कहाँ पे? घर से बाहर। और वो काम ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं वो घर का काम करती हैं, नहीं, महिलाएं घर के बाहर का भी काम करती है। मतलब महिलाओं को कहते हैं ना, हम कॉन्सेप्ट देखते हैं डबल बर्डन। तो ये डबल बर्डन वाली बात है। ये नहीं है कि जो खाना बनाना है, वो कपड़े धोना है, ये सारे काम है वो आदमी नहीं करते, टेलर का काम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। लेकिन वो तब करते हैं जब उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हों। और ऐसा भी नहीं है कि वीमेन है वो घर से बाहर नहीं जाती, बिल्कुल जाती है। कब जाती है? जब ये मजबूरी हो उनको घर से बाहर कि ये काम कोई और नहीं करेगा।
चाहे लकड़ी काटने के लिए जाना हो, चाहे पानी लाने के लिए जाना हो, बहुत सारे काम है जब महिलाओं को घर से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो उनकी खुद की विश नहीं होती। देखिए, एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क। ऐसा नहीं है कि आदमी है वो घर का काम नहीं करता, दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स। लेकिन जो फीमेल होती है और जो मेल होते हैं, उनमें मेल की ये सोच होती है कि ये सारे काम तो फीमेल्स के हैं, व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर। लेकिन इन काम के जब पैसे मिलते हैं तो मैन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क्स। लेकिन जैसे कुकिंग का काम होता है, उसके पैसे मिलते हैं तो आदमी ये काम करते हैं। मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल आर मैन। जो भी कुक्स होते हैं, जिनको हम सेफ बोलते हैं, टेलर्स होते हैं, होटल्स में जो कुक होते हैं वो मेन ही होते हैं। सिमिलरली इट्स नॉट दैट वुमेन डोंट वर्क आउटसाइड देयर होम। ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं घर से बाहर काम नहीं करती। गांव में हम देख सकते हैं महिलाएं पानी लाती है, लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और खेत में काम करती है। ये सारे काम बाहर ही होते हैं। शहरों में हम देखते हैं जो गरीब महिलाएं होती है वो डोमेस्टिक हेल्पर, घरेलू नौकरानी का काम करते हैं मिडिल क्लास होम्स के अंदर। वहीं पे मिडिल क्लास वुमेन है वो ऑफिसेज में काम करती है। वास्तव में द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर्स। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ज़्यादातर महिलाएं हैं वो घर का काम करने के अलावा, डोमेस्टिक लेबर करने के अलावा भी वो अपने घर में कंट्रीब्यूट करने के लिए वो बाहर काम करती है, बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डजंट गेट रिकॉग्निशन। लेकिन महिलाएं चाहे घर पे काम करें चाहे घर से बाहर काम करें, उनके काम को तवज्जो नहीं दी जाती जितनी पुरुषों को दी जाती है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies। लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि इस जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका रिजल्ट ये है कि महिलाएं चाहे आधी आबादी है, आज जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी आधी महिलाएं हैं, फिर भी उनके काम को वैल्यू नहीं किए जाते। देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड। और आप चाहे किसी भी जगह देख लीजिए, उनका जो रोल है उसको बहुत ही लिमिट कर दिया गया है। आज अगर हम बात करें हमारी पार्लियामेंट की, ये 17th पार्लियामेंट है, जो लोकसभा है 17वीं लोकसभा है, इसके अंदर महिलाएं कितने % है आपको एक कमेंट में बताना है। 14% है, 14, ओनली 14%। और नंबर में देखें तो टोटल 543 होती है और उनका 14% आप ये देख लीजिए कि 75 to 80 के बीच में लगभग, एग्जैक्ट शायद 77 और 78 है। ये जो नंबर है वो टोटल है। टोटल 543 में से इतनी ही महिलाएं हैं, बाकी सारे पुरुष हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना लिमिटेड है। लेकिन इसमें एक बात बता दूं, 17th लोकसभा में ये मैक्सिमम है, पहले इतनी भी नहीं थी, इससे पहले तो और भी कम थी। तो देख लीजिए कि हमारी जो पॉलिटिकल वीमेन की सिचुएशन है वो कितनी कमज़ोर है। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिस। पहले तो महिलाओं को ये सब काम करने की आज़ादी ही नहीं थी। ग्रेजुअली द जेंडर इश्यूज वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। फिर जो लैंगिक जो भेदभाव का मामला है, सेक्स इश्यूज हैं, वो पॉलिटिक्स में उठे। वीमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। दुनिया भर में महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। देयर वर एजुटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन। पहले महिलाओं को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। जब महिलाओं ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो उनको वो अधिकार मिला। दीज एजुटेशंस डिमांडेड इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग दियर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। और महिलाएं थी, उन्होंने इस चीज़ के लिए संघर्ष किया कि उनको वोट डालने का अधिकार मिले, पॉलिटिक्स में उनको और ज़्यादा पावर मिले, उनके एजुकेशनल और उनकी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए, उनको पढ़ने का मौका मिले, उनको राजनीति में जाने का मौका मिले, उनको वो सारे सेक्टर्स जो महिलाएं जिनमें अधिकार महिलाओं का नहीं समझा था वहाँ पे उनको जाने दिया जाए। हम देख सकते हैं कि आज की जो हमारी सोसाइटी है उसमें महिलाएं हैं वो ज़्यादा नहीं है तो पुरुषों से कम भी नहीं है। मोर रेडिकल वीमेंस मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। और बहुत सारे रेडिकल होते हैं, उग्र सुधारवादी लोग होते हैं, उनको रेडिकल बोलते हैं। जो मोर रेडिकल वीमेंस हैं, वीमेंस के जो आंदोलन हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ पे अटैक किया है कि इक्वलिटी है वो पर्सनल लेवल पे भी हो और फैमिली लाइफ में भी महिलाओं को समानता का अधिकार मिले। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कौन से होते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वो होते हैं ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे आंदोलन जिनका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने का हो, महिलाओं को पुरुषों के बराबर समक्ष उनको इक्वल रखने का जो मूवमेंट हो उनको फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। और जो आदमी, जो व्यक्ति, जो महिला, जो पुरुष ये सोच रखता है उसको फेमिनिस्ट बोलते हैं। तो इस हिसाब से मैं भी एक फेमिनिस्ट हुआ। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट। आज हम देख सकते हैं महिलाएं वो हर जगह काम कर रही है। इस लाइन को आप दोबारा देखिए, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन।
जो राजनीतिक जो भावनाएं थी, राजनीतिक जो एक्सप्रेशन हुआ, इस चीज़ का जो रिएक्शन हुआ, जेंडर डिवीजन, जेंडर के लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, राजनीतिक जो ध्रुवीकरण हुआ, ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। इसने क्या किया, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ने क्या किया, हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। उन्होंने महिलाओं के पब्लिक लाइफ में जो महिलाओं का जो रोल है, जो भूमिका है, उसको इम्प्रूव होने में, उसमें सुधार होने में हेल्प की है। राजनीतिक जो ध्रुवीकरण है उसने महिलाओं की भूमिका में सुधार करने में मदद की है। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट। आज हम देखते हैं महिलाएं हैं वो साइंटिस्ट के तौर पे काम करती है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सूटेबल फॉर वुमेन। ये वो काम है जो पहले महिलाओं के लिए सूटेबल नहीं समझे जाते, लेकिन आज ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महिलाएं नहीं करती। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के कुछ हिस्सों में आप उदाहरण के तौर पे देखें तो आप देखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। दुनिया के कई हिस्सों में अगर हम बात करें तो हम ये देखेंगे, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी आती है, पहले तो वो बताइए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वो होती है, ये एक लैंग्वेज है जो स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज बोलती है, वो सारी कंट्रीज़ कौन सी होती है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। ये एक जर्मन की लैंग्वेज है। कंट्रीज सच एज स्वीडन, उसमें स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज बोलने वाली कंट्रीज़ कौन सी है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। और शायद डेनमार्क है, वहाँ पे भी स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो इन सारी कंट्रीज़ के अंदर ये बहुत ही आगे हैं, इनकी जो माइंड सेट है, जो इनका सोच है, वो बहुत ब्रॉड है। यहाँ पे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा है। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड। हमारे देश में महिलाएं आज भी लैग मतलब पिछड़ना, आज भी काफ़ी पीछे हैं, डिस्पाइट सब इम्प्रूवमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस। लेकिन आज़ादी के बाद में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे सुधार हुए हैं। इनके बाद में भी आज भी महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी ही कमज़ोर है, और इज स्टिल ए मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी। वीमेन फेस डिसएडवांटेज। हमारा जो देश, हमारे जो समाज है वो आज भी पुरुष प्रधान समाज है, पैतृक प्रधान समाज है। वीमेन फेस डिसएडवांटेज, महिलाओं को काफ़ी डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। उन्हें बहुत तरीके का ऑपरेशन मतलब दमन, उनको हर जगह पे उनकी बात को दबाया जाता है। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज़ ओनली 54% कंपेयर्ड विथ 76% अमंग मैन। जो मैन की ये जो डेटाज हैं वो इंडिया के नए डेटाज नहीं हैं। नए डेटाज के हिसाब से पुरुषों की जो आदमियों की वो 80% है, और वीमेन की कितनी है, वीमेन की है 64। सिमिलरली ए स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज़। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा एक ग्रुप है लड़कियों का जो आगे की पढ़ाई करते हैं। व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट, हम स्कूल के रिजल्ट पे देखते हैं गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज़। लड़कियों का हमेशा से अच्छा परफॉर्मेंस रहता है स्कूल रिजल्ट में, इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज़ एजुकेशन रेदर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर्स। लेकिन उसके बाद में आगे वो नहीं पढ़ पाती, उनके कई इश्यूज हैं। लड़कियों को स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ता है, उनमें उनके पेरेंट्स की इच्छा होती है कि वो घर का काम सीखे, और एक सिक्योरिटी एक ऐसा इशू है कि वो अपनी लड़की को घर से बाहर नहीं भेज पाते, वो भी इशू है। इसके साथ में एक ये इशू भी है, अगर कोई मिडिल क्लास है या लो मिडिल क्लास है या पुअर फैमिली या पुअर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो एक लड़की पे स्पेंड न करके अपने लड़के पे स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि लड़की है, वो शादी करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो तो अपने घर पे जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी, तो उस पर पैसे खर्च करके अगर उसको काबिल बना भी दिया जाए तो हमारे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लड़के पे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें वापस इसका आउटपुट भी देगा। आगे देखिए, नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमॉन्ग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। जो हाईली पेड, जिनमें बहुत ज़्यादा अच्छी और जो उच्च जॉब है, वहाँ पे लड़कियों का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। एक औसत तौर पे एक भारतीय महिला है, एन इंडियन वुमन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। एक पुरुष के मुकाबले महिला 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। येट मच ऑफ हर वर्क इज़ नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफ नॉट वैल्यूड। लेकिन उनके काम के पैसे नहीं मिलते, और पैसे नहीं मिलते तो उनके काम की वैल्यू भी नहीं समझी जाती है।
The Equal Remuneration Act 1976 provided that equal wages should be paid to equal work. Equal Remuneration Act 1976 है, वो ये कहता है कि equal wages should be paid to equal work. Equal work के मुकाबले जब काम समान हो तो समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए. However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men. लेकिन कहीं भी आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स से आप सिनेमा में चले जाइए, आप फैक्ट्री से लेके फील्ड में चले जाइए, खेतों में, कारखानों में, कहीं पे भी आप किसी भी चाहे इंडस्ट्रीज़ में जाइए, चाहे बॉलीवुड में जाइए, चाहे आप सोशल वर्क्स में जाइए, कहीं पे भी जाइए, महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम पैसा मिलता है. उसी काम के लिए जो एक मेल करता है एक फीमेल करते हैं, लेकिन फीमेल को उतने पैसे नहीं मिलते जितना एक मेल वर्कर काम करता है. इवन वैन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क, एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों वर्कर्स इक्वली काम करते हैं, लेकिन फीमेल को काम के पैसे कम मिलते हैं. In many parts of India, parents prefer to have son and find ways to have the girl child aborted before she is born. और हम बहुत जगह ये भी देखते हैं कि महिलाओं की ये जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि लड़कियों की शादी है, वो शादी करेंगे, उन पर हमें दहेज देना पड़ेगा और हमें उस दहेज के लिए अभी से इंतज़ाम करना पड़ेगा. उनके सिक्योरिटी के इश्यूज़ रहेंगे, लड़की को सुरक्षा उसको पालना है, वो काफ़ी बड़े इश्यूज़ हैं. तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे बच्ची पैदा ही ना हो, और वो बेटे की चाह रखते हैं और वो पहले ही ये पता लगा लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा, और फिर वो अपनी बच्ची को पैदा होने से पहले ही अपनी माँ के पेट में ही उसको मार देते हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन एंड फाइंड वेज हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड, और उसका बच्ची का अबॉर्शन कर देते हैं बिफोर शी इज़ बोर्न. सच सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लीड्स टू ए डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो. और इसी तरीके से बच्ची को भ्रूण के अंदर मार देने की वजह से ही जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉयज़ इन द कंट्री टू मैरी 919 है, और वो बहुत ही कम है. 919 लिंगानुपात 919 है 1000 लड़कों पे. मतलब कि सिचुएशन अब और ख़राब होती जा रही है. जो 0 से 6 साल के जो बच्चियां हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं. एज द मैप, जो मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो इस मैप के अंदर दिखाया जा रहा है देखिए कि कई जगह तो ये 800 से भी कम हो रखा है. ये देखो इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 0 से 6 ईयर्स का, 0 से 6 साल का. ये जो आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसमें आपको जो पिंक कलर में दिखाया गया है, जो डार्क पिंक कलर में, उसमें 95 951 अबो इन एरियाज़ के अंदर 1000 लड़कों पे लड़कियाँ हैं वो 9 काउंट से ज़्यादा है. अच्छा है. जो ग्रीन है वो भी सही है, 926 से 950, मतलब जो वैसे तो अच्छा नहीं है, लेकिन जो बाकी के कंपैरिजन में आप देखें तो ये काफ़ी सही है. 901 से 925. जो आपको डार्क येलो में दिखता है वो है 901 टू 925. लेकिन जो डेंजरस है वो आप देखिए, जो बहुत ही फेडेड जो कलर है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का जो पार्ट है, इस यहाँ पे सेक्स रेशियो 876 टू 900 है, 876 से 900. फिर आप देखेंगे ना हरियाणा और पंजाब का कुछ पार्ट, यहाँ पे 1000 लड़कों पे लड़कियां हैं वो 875 से भी कम है. तो ये देखिए कितनी डेंजरस सिचुएशन है. मतलब आप देखिए 875 से भी कम है. हरियाणा का जो झज्जर है वह इंडिया का सेक्स रेशियो में सबसे कम सेक्स रेशियो है वहाँ पे, और हरियाणा तो इस चीज़ के लिए बदनाम ही है. तभी तो नरेंद्र मोदी जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी मुहिम है इस सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इसीलिए किया गया ताकि लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर किया जा सके कि आपको गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन भी दो और गर्ल चाइल्ड को मारे नहीं, गर्ल चाइल्ड को आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भी एक पार्ट है. देखिए आगे, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरेसमेंट. हम ऐसी भी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि बहुत जगह लड़कियों का शोषण किया जाता है, हरेसमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, वायलेंस होता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, उनके खिलाफ शोषण होता है, हरेसमेंट होता है, उत्पीड़न होता है. अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन. और जो शहर है वो लड़कियों के लिए अब असुरक्षित हो गए हैं. दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ऑन होम फ्रॉम बीटिंग, हरेसमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. और इवन महिलाएं हैं जो लड़कियां अपने खुद के घर में भी, अपने घर में भी पिटाई, किसी तरह का उत्पीड़न और किसी भी और तरीके का हिंसा से वो अपने घर में भी सेफ नहीं है. हम देख सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज़ है जो मतलब गर्ल्स और वीमन है वो अपने घर में ही फेस करती है. वीमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का पॉलिटिकल क्या रिप्रेजेंटेशन है वो देखिए. ऑल दिस इज़ वेल नाउन. ये सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल हम सब लोग जानते हैं. येट इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स वेल बींग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिकेट अटेंशन. लेकिन फिर भी इन सारे इश्यूज़ पे
हम पर्याप्त अटेंशन नहीं देते हैं, हम इन चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। दिस हैज़ लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट टू द कंक्लूजन दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एजुकेट अटेंशन। हम सभी इन प्रॉब्लम्स को जानते हैं, विमेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं हम उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उन इश्यूज़ पे कोई भी काम नहीं करते, उन पे हम बात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जो बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग हैं और फेमिनिस्ट जो मूवमेंट है वो ये कहते हैं कि जब तक महिला के पास खुद के पास अधिकार नहीं होगा तब तक उनका कोई भी दूसरा सुधार नहीं कर सकता। महिलाओं को अपनी हेल्प खुद करनी होगी। देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडुकेट अटेंशन। वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसलिए रिप्रेजेंटेशन में, नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में महिलाओं का ज़्यादा रोल होना चाहिए। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इज इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। हमारी कंट्री में महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ टच्ड 14.36% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। हमने जब बात की थी, पहली बार ऐसा हुआ कि 14% महिलाएं हैं वो लोकसभा में पहुंची है। दियर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%, जबकि राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पे तो 5% से भी कम है। इस मामले में अगर इस संदर्भ में हम बात करें, इंडिया इज अमॉन्ग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। भारत है वो दुनिया में बिल्कुल नीचे के पायदान पे है। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल, कि भारत है उस एवरेज में है सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका। लेटिन अमेरिका और अफ्रीका के जो डेवलपिंग कंट्रीज है उससे भी नीचे भारत। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन ए वुमन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। और ऐसी गवर्नमेंट में जहाँ पे महिलाएं हैं, कोई महिला सीएम है या पीएम है, तो वहाँ पे भी ज़्यादातर जो पोस्ट है वो महिलाओं की नहीं है, वो पुरुषों की है। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज़। अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़े तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसके लिए बाइंड कर दें, हम लोगों को बाउंड कर देंगे, नहीं इतना प्रतिशत महिलाएं वो होगी, उनको महिलाओं को रिजर्वेशन दें। 33% रिजर्वेशन का जो बिल है वो अभी तक पार्लियामेंट में अटका हुआ पड़ा है। फिर भी ये दावे करते हैं कि वो महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन अभी भी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर वुमेन रिजर्वेशन 33% होना चाहिए, उसका बिल अटका हुआ पड़ा है। हमने बात की थी ना कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे 33% रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ पे एमएलएज चुनते टाइम और एमपीज चुनते टाइम, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं भी ऐसा रिजर्वेशन नहीं है। जबकि हमें पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट में ऐसा है, वहाँ पे 33% जो सीट्स हैं वहाँ पे वो वुमेन के लिए रिजर्व होगी। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. This is what the Panchayati Raj has done in India. जैसे पंचायती राज ने किया है, 1/3 of seats in local government bodies in पंचायत and municipalities. पंचायत और म्यूनसिपलिटी में 33% आरक्षण है, are now reserved for women. Now there are more than 10 lakh elected women represented in rural and urban local bodies. इसलिए 10 लाख से ज़्यादा, हमने बात की थी टोटल 36 लाख है, तो 10 लाख से ज़्यादा, 13 लाख के आसपास या 12 लाख के आसपास जो महिलाएं हैं वो रिप्रेजेंटेशन का काम कर रही हैं। दे आर वीमेन रिप्रेजेंटेटिव। क्यों? क्योंकि उनको आरक्षण मिला है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आगे वाले पार्ट को